नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी जो कक्षा 10वीं का एक चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो चैप्टर को तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, आप वो देख लेना। लेकिन अभी मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा जी, शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है इसमें, लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? तो लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि उस परिमल क्या है, एक संगठन, एक सभा का नाम है जो लेखक ने इलाहाबाद में, मतलब इन लोगों ने, कईयों ने मिलकर बनाया हुआ था, जिसमें साहित्य से जुड़े हुए कार्य ये किया करते थे। तो वो उस समय के दिन क्यों याद करते हैं लेखक? क्योंकि सभी एक पारिवारिक रिश्ते की तरह आपस में बंधे हुए थे। पहला पॉइंट बनता है इसका कि सारे एक पारिवारिक रिश्ते की तरह बंधे थे सभी से, मतलब जितने भी सदस्य थे उसमें, जिसमें सबसे बड़े इनके फादर बुल्के थे। ठीक है बेटा। दूसरा बन जाता है इसमें पॉइंट, बड़े फादर बुल्के थे जो उनका बड़े भाई की तरह ख्याल रखते थे, पुरोहित की तरह उनको आशीषों से भर देते थे, और सभी एक दूसरे के पारिवारिक जो उत्सव होते थे उनमें शामिल होते थे मन से। ठीक है बेटा। तो इसीलिए लेखक बाद में भी परिमल के दिन वो याद करते हैं, जब वो छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, तब जब वो दिल्ली रहने लगे। परिमल कहाँ पर बनाई हुई है इन्होंने सभा? इलाहाबाद में। ठीक है बेटा। चलिए दूसरा प्रश्न बताती हूँ। फादर को याद करना, देखना, उनसे बातें करना लेखक को कैसा लगता है? फादर को, फादर का नाम पूरा मालूम ही होगा आपको। फादर का नाम क्या है? फादर कामिल बुल्के। ठीक है बेटा। तो उनको याद करना, देखना, उनसे बातें करना लेखक को कैसा लगता है? शुरू से बोलेंगे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। दूसरा, उनसे बातें करना संकल्प से भर जाने जैसा है। और देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। तीनों चीजें समझ आ गई बेटा? ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोले अब, परिमल के कार्यकलापों में फादर किस प्रकार की भूमिका अदा करते थे? परिमल के कार्यकलापों में फादर किस तरह की भूमिका अदा करते थे? कि साथियों के, जो परिमल में जितने भी सदस्य थे, आपको ये तो मालूम ही है, उसमें क्या करते थे कि साहित्य से जुड़े कार्य करते थे, जैसे रचनाएं लिखना, कविताएं लिखना, कोई भी इस तरह का काम वो परिमल में बैठ करके, महासभा में बैठ करके एक दूसरे से डिस्कस करते थे। तो फादर क्या रोल अदा करते थे उधर? कि बिना पूछे सबको बेबाक राय दिया करते थे। हंसी मजाक में भी वो निर्लिप्त वहां पर शामिल रहते थे, और गोष्ठियों में भी वो गंभीर बहस किया करते थे, यानी सभी की रचनाओं पर स्पष्ट अपनी राय भी दिया करते थे। ये चारों चीजें आ जाएंगी बेटा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या करते थे, कौन सी भूमिका अदा करते थे? सर्वश्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ में है कौन कौन सी चीजें बेटा? कि साथियों के साथ हंसी मजाक में निर्लिप्त रहना, उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देना, और गंभीर गोष्ठियों में शामिल होना, और सबको स्पष्ट राय देना, स्पष्ट सुझाव देना। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेखक ने फादर की याद को पवित्र अग्नि क्यों कहा है? लेखक ने फादर की याद को पवित्र अग्नि के समान माना है। तो पवित्र अग्नि क्यों कहा है? लेखक ने फादर की याद को पवित्र अग्नि इसलिए कहा है, जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि कल्याणकारी उद्देश्य के लिए प्रज्वलित किए जाने के कारण पवित्र होती है। कि जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि कल्याणकारी उद्देश्य के लिए प्रज्वलित किए जाने के कारण पवित्र होती है, और ईश्वर की आराधना के लिए प्रज्वलित की जाती है। ठीक है। इसी के कारण उसमें क्या होती है? उस अग्नि में एक विशेष कांति, विशेष चमक, विशेष आभा होती है। उसी प्रकार फादर कैसे हैं? मानवीय करुणा से ओत प्रोत वाले व्यक्तित्व होने के कारण फादर की याद
जो है वो एक पवित्र अग्नि के समान मानी गई है। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, तो उनको, उनकी याद को, उनकी स्मृति को पवित्र आग की तरह लेखक ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, इस कथन से लेखक क्या कहना चाहते हैं? संकल्प से सन्यासी होना, क्योंकि पहले मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया है कि उनसे बातें करना मानो संकल्प से भर जाना है, तो वो संकल्प से सन्यासी थे, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि फादर बुल्के दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, यानी वो जो करने की सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, उसे पूरा करते हैं। जैसे उन्होंने सन्यास लेने का मन बनाया तो सन्यास ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर। भारत में रहने का मन बनाया तो वो वहां से, यानी जहां वो रहते थे पहले, रेम्स चैपल है उनकी जन्मभूमि, बेल्जियम में वो पढ़ाई किया करते थे, वो छोड़कर भारत आ गए। ठीक है बेटा, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी उनका जो कर्तव्य निष्ठता का जुनून है उसको देखकर, दृढ़ निश्चयी संकल्प को देखकर कह सकते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों लगता है कि फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे? यानी लाइन आई है पूरी पाठ में आपके, संकल्प से सन्यासी थे मगर मन से नहीं थे, तो ऐसा क्यों लगता है कि मन से सन्यासी फादर बुल्के नहीं थे? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि फादर बुल्के जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे तोड़ते नहीं थे, जबकि जो सन्यासी होते हैं उनके मन में किसी के प्रति भी कोई भावनाएं, संवेदनाएं नहीं होती, वो किसी से रिश्ता नहीं रखते। इसीलिए फादर को माना गया है कि वो जिससे रिश्ता बनाते थे उससे तोड़ते नहीं थे, तो वह मानो मन से सन्यासी नहीं थे। समझ में आ गई आपको? ठीक है, सभी जो उनके मित्रगण थे उनके साथ भी वो, उनके पारिवारिक परिवारों में भी जो प्रोग्राम होते, कार्यक्रम होते, उनमें भी वो शामिल होते थे, इसीलिए फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं माने गए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर बुल्के ने हिंदी के लिए क्या योगदान दिया? हिंदुस्तान में आ गए तब तो उन्होंने हिंदी के लिए क्या योगदान दिया कि सबसे पहले तो उन्होंने बीए हिंदी में किया, एमए हिंदी में किया, हिंदी विभाग में ही उन्होंने कार्य किया, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया, अपना जो पीएचडी माने शोध ग्रंथ था, शोध प्रबंध था, वह भी हिंदी में लिखा, जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है बेटा, और उन्होंने ब्लू बर्ड मातरलिंग का एक जो नाटक है उसका हिंदी अनुवाद किया नील पंछी के नाम से, और उन्होंने बाइबिल का भी हिंदी अनुवाद किया। यह सब उन्होंने हिंदी के लिए ही योगदान दिया, क्योंकि दूसरी भाषाओं वाली पुस्तक जब हिंदी में हो गई तो लोगों ने पढ़कर उनका जो आशय है उसको समझा, तो यह सब किसी के लिए किया? हिंदुस्तान के लिए और भारतीयों के लिए, तो यह उनका हिंदी के प्रति योगदान रहा। और जहां भी मंच पर उन्हें बोलने का मौका मिला वहां उन्होंने हिंदी के लिए ही बढ़ावा देने की बात की। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग क्यों माना गया है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग क्यों माना गया है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग इसलिए माना गया है क्योंकि विदेशी होते हुए भी भारत और भारतीय संस्कृति से लगाव रखते थे। समझ में आ गई लाइन आपको कि विदेशी होते हुए भी वे भारत और भारतीय संस्कृति से लगाव रखते थे और हिंदी की उपेक्षा करने वालों पर हमेशा क्रोध प्रकट करते थे। वैसे उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, लेकिन हिंदी के की अगर कोई उपेक्षा करता था तो उसके लिए उनके मन में क्रोध वाले भाव थे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना गया है। यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आने का मन फादर ने क्यों बनाया होगा? समझ में आया बेटा प्रश्न
कि फादर ने भारत में आने का मन क्यों बनाया होगा। तो फादर ने भारत में आने का मन शायद इसलिए बनाया होगा कि पहला तो है भारत तथा भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव रहा होगा, तभी उन्होंने भारत में आने का मन बनाया होगा। दूसरा पॉइंट बन जाता है इसमें भारतीय आदर्शों से जुड़ाव होने के कारण, यानी वो भारतीय आदर्शों से जुड़ना चाहते थे, शायद इसलिए बनाया होगा। तीसरा हिंदी भाषा से प्रेम होने के कारण। समझ में आ गई आपको कि हिंदी से उन्हें अत्यंत लगाव था, तो हिंदी भाषा से अत्यधिक लगाव और प्रेम होने के कारण हिंदी भाषा को समृद्ध करने के उद्देश्य से, जो चौथा पॉइंट बनता है, हिंदी भाषा को समृद्ध करने के उद्देश्य से शायद उन्होंने भारत में आकर रहने का मन बनाया होगा। समझ में आ गया बेटा प्रश्न? ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए। अब आगे वाला प्रश्न है कि फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। ये जो आपका पाठ का शीर्षक है, नाम है, वो भी यही है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चूंकि फादर के लिए ही है पूरा, तो ये प्रश्न बन गया इसमें, फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। तो इसमें आप आंसर जब देंगे तो लिखेंगे फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके हृदय में हर किसी के लिए करुणा का सागर भरा था। समझ में आ गया? क्योंकि उनके हृदय में हर किसी के लिए करुणा का सागर भरा था। दूसरा है उनके मुख पर विशेष प्रकार की चमक यानी आभा थी। ठीक है बेटा, क्रोध वाली नहीं बल्कि प्रेम भाव वाली। आगे पॉइंट बनता है इसमें, सभी को वह बाहें खोल गले लगाने को हमेशा आतुर रहते थे और बड़े से बड़े दुख में भी जो उनके मुख से निकलने वाले सांत्वना भरे शब्द थे वह मानो जीवन में रोशनी भर देते थे। समझ गए बेटा? यानी किसी के भी दुख में वो शामिल होकर उसको सांत्वना भरे शब्द जो बोलते वह मानो उसके दुख को तो दूर करते ही थे, साथ में एक नई रोशनी से भी भर देते थे। चूंकि फादर के अंदर मानवता के सभी गुण मौजूद थे, इसीलिए उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है, यह पाठ हमें क्या संदेश देता है। यह माने मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पाठ हमें क्या संदेश देता है। तो यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि पहली बात तो यह एक संस्मरण है। संस्मरण माने किसी की याद में लिखा हुआ लेख। ठीक है, कि यह एक संस्मरण है और फादर जैसे व्यक्ति जब विदेशी जो अनजान देश से आए हैं, ऐसे लोग भाषा को अपना सकते हैं, यानी हमारी हिंदी भाषा को अपना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपना सकते। हमें भी भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने देश राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। समझ में आ गई कि हमें अपने देश राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह संदेश मिलता है हमें इस पाठ से। ठीक है बेटा, तो एक प्रश्न इसमें यह भी बन जाता है कई बार कि फादर बुल के क्रोध में ऐसे तो देखे नहीं गए, लेकिन कभी कभी उनको हिंदी की उपेक्षा करने वालों पर क्रोधित होते देखा है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो आंसर बनेगा इसका कि ऐसा इसलिए देखा गया क्योंकि वो हिंदी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनका ऐसा मानना था लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी की ही उपेक्षा करते हैं, इसी की रोजी रोटी खाते हैं और इसी का अपमान करते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, उसको राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया जा सकता। इस बात के लिए वो अक्सर क्रोध में नजर आ जाया करते थे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।